प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके इस प्यारे से YouTube चैनल अपना बिहार एकेडमी में। जैसा कि आप साथियों को पता होगा कि बिहार बोर्ड 10th का एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो आज भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी से पढ़ाई शुरू किए होंगे, जिसको कि लग रहा होगा कि मेरा हम जो इतने महीने से अपनी पढ़ाई को रोके हुए थे, हमने कुछ गलती कर दिया। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपने कुछ गलती नहीं किया, आप जो भी किए हैं सब सही किए हैं। तो अभी से ठान लीजिए कि हमको जो भी करना है एकदम मेहनत के साथ करना है, और हमको बिहार बोर्ड में अपने सपनों को साकार करने के लिए खूब मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको अपने सपनों को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करती है। तो आप लोगों को पता होगा कि आज हमने आप लोगों के लिए लेके आया है दही वाली मगम्मा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी में 2 किताब होते हैं, पहला वर्णिका जिसमें कि 5 चैप्टर होता है, दूसरा है आपका गोधुली जिसमें कि 2 खंड, एक पदखंड, दूसरा गदखंड होता है। पदखंड में 12 चैप्टर और गदखंड में भी 12 चैप्टर होता है। तो आप लोगों के लिए हमने लेके आया है पहला किताब का वर्णिका दही, पहला चैप्टर दही वाली मगम्मा। आपको पता होगा कि हम जो इस लेकर के आए हैं आपके लिए, ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जैसा कि आपको पता होगा। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं दही वाली मगम्मा, बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही शॉर्ट। आपको किताब में बहुत विस्तार से दिया गया, तो हम आपको किताब की भाषा में ना बताते हुए हम आपको अपनी भाषा में बताएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और एग्जाम में आपका इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आपको हम चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक छोटे से विस्तार से ना बताते हुए छोटे माध्यम में आपको यह चैप्टर समझाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज हम आपको दही वाली मगम्मा वर्णिका पार्ट 1 दही वाली मगम्मा के बारे में बताना चाहते हैं। इससे पहले, इस कहानी को सुनाने से पहले हम आपको इसके लेखक और ये कहाँ के रहने वाले थे इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा है दही वाली मगम्मा, तो दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएगा, लेखक का नाम श्रीनिवास जी हैं। क्या है दोस्तों? श्रीनिवास जी। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये कर्नाटक के बैंक। दोस्तों, तो श्रीनिवास जी कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक कोलार। कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक कोलार। कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक राज्य के कोलार नाम के शहर में रहने वाले थे। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। और ये जो है, ये जो लिखे हुए थे दही वाली मगम्मा, ये दही वाली मगम्मा ये कन्नड़ भाषा में लिखे हैं। कौन सी भाषा में लिखे हैं? कन्नड़ भाषा में। ये जो दही वाली मगम्मा है, कौन सी भाषा में लिखे थे श्रीनिवास जी? कन्नड़ भाषा में लिखे थे। कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में लिखे थे। कन्नड़ भाषा में लिखे थे। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा कि अगर ये कन्नड़ भाषा में लिखे हैं तो हम लोग हिंदी में इसको क्यों पढ़ते हैं? हम लोग हिंदी में जो पढ़ रहे हैं, तो ये हिंदी में अनुवाद आखिर किया किसने? तो हिंदी में अनुवाद किए हैं B.R. नारायण जी। B.R. नारायण जी। किसने किए थे? B.R. नारायण जी ने इस कहानी को, जो कि कन्नड़ भाषा में श्रीनिवास जी लिखे थे, उसको B.R. नारायण जी ने हिंदी में अनुवाद किए, जो कि आज हम हिंदी बुक में पढ़ते हैं। तो श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। किसका जन्म? श्रीनिवास जी का जन्म। चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। और इसके एक जो है नाम है, इसके जीवन चरित्र।
ये श्रीनिवास जी लिखे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वीवीआई, जिसको कहते हैं वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीवन चरित्र निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखे हैं, या जीवन चरित्र निम्नलिखित में से किस लेखक का है। तो आंसर हो जाएगा आपका श्रीनिवास जी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने कहानी की ओर, और हम आपको सुनाना चाहते हैं इस दही वाली मगम्मा की कहानी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, जैसा कि चैप्टर का नाम है, ये आपका हो गया वर्णिका का पहला चैप्टर, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा एक महिला है जो कि कर्नाटक के अवलूरू के निकट, कर्नाटक के अवलूर के निकट वेंकटपुर की रहने वाली एक महिला है, जो कि दही बेचती है, जिसका नाम है मगम्मा। मगम्मा का पति एक जुआरी है, नशा करता है, और अपनी पत्नी, जिसका नाम है मगम्मा, को एक भी रुपए घर में नहीं देता है, और ना ही वो घर भी जाता है, बल्कि वो नशा करके दूसरे महिला के साथ घूमता है, ऐशबाजी करता है, जो कि मगम्मा को पसंद नहीं आता है। वो जो है मगम्मा अपना घर, मगम्मा का पति जो है अपना घर भी आना छोड़ चुका होता है, वो घर भी अब नहीं आता। तो मगम्मा का एक अपना बेटा होता है, जिसका भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई मगम्मा दही बेचकर करता है। मगम्मा जो है जब अपने बेटे का पढ़ाई लिखाई और भरण पोषण दही बेचकर करता है, और धीरे धीरे जब उसका बेटा बड़ा हो जाता है, तो बेटे का शादी के लिए एक उसके लिए पत्नी ढूंढती है। पत्नी जो है उसका नाम है नगजम्मा। नगजम्मा जो है वो मगम्मा के बेटे की पत्नी होती है। एक दिन की बात है जब मगम्मा और नगजम्मा के बीच अपने मगम्मा के पोते अर्थात नगजम्मा का पुत्र के बीच, मगम्मा और नगजम्मा के बीच पोते को लेकर के एक दिन लड़ाई हो जाती है, जो कि आगे चलकर एक बड़ा रूप ले लेता है। जैसा कि आपको पता होगा कि मगम्मा जो है, नगजम्मा जो है अपने पुत्र को किसी कारणवश या किसी गलती के कारण उसे बहुत पीटा होगा, या हल्का भी पीटा होगा, बहुत पीटा था, जिसके कारण मगम्मा ने अपनी बहू नगजम्मा को समझाते हुए बोलती है कि आपने तुमने इसको क्यों पीटा, इस लेकर के कि आपने, ये बच्चा है जो गलती करता है, ये इसकी बड़प्पन है, आप इसको क्यों पीटा। इस लेकर के मगम्मा और इनकी बहू नगजम्मा के बीच एक बड़ा, माना जाए तो एक बड़ा लड़ाई हो गई, जो आगे चलकर एक बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गया। नगजम्मा बोलती है कि ये हमारा पुत्र है, हम इसको कुछ भी करें, मारे पीटे कुछ भी करें, ये हमारा पुत्र है। तो मगम्मा बोलती है कि ये बच्चा है, इसको मारना अभी नहीं चाहिए। इसी लेकर के उसके बीच एक लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण, इस लड़ाई के कारण जब मगम्मा का पुत्र घर आता है और नगजम्मा इस लड़ाई के बारे में अपने पति को बताता है, और मगम्मा भी इस लड़ाई के बारे में अपने पुत्र को बताता है कि ऐसे ऐसी की बात है, तो पुत्र बोलता है तो इसमें क्या गलती है। तो नगजम्मा बोलती है, मगम्मा और नगजम्मा के बीच, दोनों के बीच लड़ाई हो गई, जिसके कारण दोनों अलग अलग रहने लगे, अलग अलग पकाने लगे, और अलग अलग पका के खाने लगे। तो मगम्मा अपना फिर से दही लेकर के बंगलुरु जाती है बेचने के लिए, और अपना भरण पोषण करती है। मगम्मा अब अपनी बहू से लड़ाई के बाद अलग हो जाती है, और अपना खाना खुद पकाती है और खुद खाती है। अब मगम्मा जो है जब दूसरे दिन दही बेचने के लिए जब बेंगलुरु निकलती है,
तो बंगलुरु निकलते वक्त रास्ते में एक अमराई का कुआं होता है। अमराई का दोस्तों, अमराई जो है ये आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अमराई का कुआं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। अमराई का कुआं होता है, ठीक उसी रास्ते से अमराई मतलब बेंगलुरु के रास्ते होते हुए जब जाती है तो मंगम्मा को अमराई का कुआं मिलता है, इसी रास्ते से जाती है। तो बेंगलुरु में जिस रास्ते से वो जाती है उस रास्ते में एक माजी रहती थी, जिससे मंगम्मा जब भी जाती थी दही बेचने के लिए तो उसके घर से ही होकर गुजरती थी और उससे हमेशा मिलकर जाया करती थी। तो जब लड़ाई के बाद मंगम्मा दही बेचने के लिए निकलती है बेंगलुरु, तो माँ जी से भेंट करते हुए जाती है और बोलती है कि माँ जी, मेरे और बहू के साथ ऐसे इसी की बात हो गई है। तो माँ जी भी उसको मंगम्मा को समझाती है, तो मतलब समझाती है, ऐसा होता ही रहता है घर में, क्या कीजिएगा। तो अब दूसरे दिन की बात है, जब दूसरे दिन मंगम्मा जा रही होती है बेंगलुरु दही बेचने के लिए, तो गांव में एक जुआरी ही रंगप्पा नाम का एक जुआरी था, जो कि मंगम्मा से कुछ पैसे उधार लेना चाहता था। मंगम्मा उसे पैसा देना नहीं चाहता था क्योंकि वह एक जुआरी था। मंगम्मा जब दही बेचने के लिए दूसरे दिन भी निकलती है बेंगलुरु, तो वो माजी से बोलती है कि रंगप्पा नाम का एक जुआरी है जो कि हमें हमेशा तंग करता रहता है, हमेशा मुझसे कुछ उधार मांगता रहता है, मतलब पैसा उधार कुछ मांगता रहता है। ऐसे इसी की बात है, माजी को सुनाती है मंगम्मा। तो फिर माजी भी उसको समझाती है कि नहीं देना और क्या। जब तीसरे दिन भी मंगम्मा मतलब मंगम्मा का यह रोज का मतलब उसका जो है यह पैसा पेशा था दही बेचना और अपना घर चलाना, ठीक। तो जब अगले दिन मंगम्मा दही बेचने के लिए निकलती है, तो रंगप्पा जो है जुआरी जो था, मंगम्मा जब रास्ते बंगलुरु के रास्ते हुए जा रही होती है, तो रास्ते में जैसा कि हमने आपको बताया कि अमराई का कुआं है, तो मंगम्मा के पीछे पीछे रंगप्पा भी चला आता है। रंगप्पा भी मंगम्मा के पीछे पीछे चला आता है और अमराई की कुआं के पास उन्होंने मतलब रंगप्पा ने मंगम्मा का हाथ पकड़ लेता है कि मंगम्मा भी सोचने लगी कि आज तक हमें किसी ने हाथ तक नहीं पकड़ा इतना जोर से, जितना जोर से कि रंगप्पा पकड़ा था। उसका इरादा कुछ गलत नहीं था, उसका इरादा मात्र इतना था कि वह मंगम्मा से कुछ पैसा उधार लेना चाह रहा था। तो मंगम्मा भी साफ मना कर दी कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं दे पाएंगे आपको पैसा। तो दूसरे फिर जाकर के जब दही बेचते हुए निकलती है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि रास्ते में माजी नाम का एक औरत रहती थी, मतलब माजी, मंगम्मा उसे माजी पुकारती रहती थी। तो जाती है और फिर उसने रंगप्पा के बारे में ऐसा ऐसा बात माजी से बोली। तो माजी फिर से उनको समझाया कि आप उनको पैसा मत देना या नहीं देना, वो जुआरी है, आपको लौटाएगा नहीं। फिर तो उन्होंने फिर अपना दही बेचने के लिए निकल गई। फिर एक दिन की बात है कि माजी से जब फिर एक दिन फिर दूसरे मतलब जैसा कि हमने आपको बताया कि मंगम्मा का काम दही बेचना था और वो जब जा रही थी बेंगलुरु दही बेचने के लिए, तो माजी से भेंट करते हुए जाती है। तो माजी को उन्होंने मखमल का ब्लाउज पहने हुए देखा। तो उन्होंने पूछा, माजी ये मखमल का ब्लाउज कितने की होगी, हमें भी लेना है। तो उन्होंने बताया कि ये आपको 7 से 8 रुपए तक की आ जाएगी। तो मंगम्मा भी सोची कि 7 से 8 रुपए में आ जाएगी, 8 रुपए में आ जाएगी। तो उन्होंने एक जैकेट मखमल की सिलवाई मखमल और पहन ली। जब वह मखमल का जैकेट पहनते हुए जब दही बेचने के लिए एक दिन निकलती है, तो गांव के कुछ
शरारती स्टूडेंट लोग उसको देखकर हंसने लगी कि बुढ़िया मखमल का जैकेट पहन रही है। तो उन्होंने उनको समझाया कि ये बुढ़िया मखमल का जैकेट पहन रही है। उसकी बातों को अनदेखा करते हुए, अनजान बनते हुए उन्होंने फिर अपना दही बेचने के लिए निकल पड़ती है। फिर रास्ते में माँ जी के घर होते हुए वो जाती है तो माँ जी भी उनसे बोलती है कि मखमल का जैकेट। तो उन्होंने भी कुछ बुराई की मगम्मा के बारे में कि आपको मतलब मखमल का जैकेट अच्छा नहीं लग रहा है, बुराई की कुछ। जब मगम्मा ने दही बेचकर बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए और उनकी बहू नगजम्मा ने उन्होंने उन्होंने देखा कि मेरी सास मतलब अर्थात मगम्मा ने भी इतना सारे इतना सारा पैसा कमाकर इतना सारा पैसा कमाकर रख रही है, उसके पास इतना सारा पैसा है कि वो मखमल का जैकेट पहन रही है और हमको कुछ नहीं दी। तो इन बात को लेकर के भी एक दिन फिर से मगम्मा और नगजम्मा के बीच झगड़ा होता है, जिसमें बोलता कि अपना मखमल का जैकेट पहन रही है और हमको कुछ नहीं दिया। तो इसी बात पे एक दिन ये ताने सुन सुनकर मगम्मा ने बहुत ताने सही, मगर एक दिन उन्होंने अपने मुंह से नगजम्मा के सामने बोल पड़ी कि ये जो तुम्हारे पास, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, जैसा कि आपको यहाँ हमने लिखा है कि तुमको तो शादी में इतने सारे चीज कहाँ से आए जब हमने नहीं दिए। तो देखिए, एक तो पहला मगम्मा ने नगजम्मा को शादी में कर्ण का फूल दिया था, दी थी, कड़े दी थी, झुमकी दी थी, उपर्युक्त मतलब अर्थात यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उपर्युक्त इतने सारी चीज दिए और फिर भी नगजम्मा मगम्मा से बोल रही है कि आपने मुझे दिया ही क्या। और मगम्मा ने समझाते हुए बोला आपके पास इतना सारा जो चीज है ये आपको दिया कौन, अगर मैंने नहीं दिया तो आपके पास कहां से आ गए। तो इस लेकर के भी मगम्मा फिर विवाद हो गया इसके चलते। तो मगम्मा फिर अलग रहने लगी, ऐसे भी अलग रहती थी, खाने पकाने लगती थी। एक दिन फिर इसके लेकर के लड़ाई हो गया तो मगम्मा फिर अगले दिन दही बेचने के लिए निकलती है। तो उन्होंने दही बेचकर बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए थे और नगजम्मा भी उसको मखमल का ब्लाउज पहनकर अंदाजा लगा लिया कि इसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो इस लड़ाई को मतलब मगम्मा के इस पैसे को हथियाने के लिए नगजम्मा ने वो जो विवाद हुआ था अपने पोते को लेकर के, मगम्मा के पोते को लेकर के, इस विवाद को खत्म करना और मगम्मा के जितने भी सारे पैसे थे उसे अपना हथियाने के लिए उन्होंने मगम्मा को लोभ दिया। मानिए कि लोभ दिया कि ये जो विवाद हुआ था, नगजम्मा ने अपने पुत्र को मगम्मा के सामने भेजा ताकि उसका मन पिघल जाए और ये जो झगड़ा हुआ था ये झगड़ा खत्म हो जाए और मगम्मा के पास जितने भी सारे पैसे हैं वो मेरा हो जाए। क्योंकि मगम्मा जो है वो रंगप्पा को पैसा देने के लिए रेडी हो गया था और नगजम्मा को इसके बारे में पता लग गया था कि अगर वो इतने सारे पैसे उसको दे देगा तो मेरा क्या। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को मगम्मा के सामने भेजा और इस लड़ाई को खत्म करना चाहा। तो जब वो अपने पुत्र को मगम्मा के सामने मगम्मा के सामने जब नगजम्मा ने जब अपने पुत्र को मगम्मा के सामने भेजा तो मगम्मा का दिल पिघल गया और यह झगड़ा धीरे धीरे खत्म हो गया और नगजम्मा और मगम्मा दोनों साथ रहने लगी, साथ खाने पकाने लगी। दोनों मतलब पूरा विवाद एक तरह से जड़ से खत्म हो गया और दोनों मिलजुल कर रहने लगे। तो एक दिन नगजम्मा ने अपनी सासू माँ मगम्मा से कहती है कि सासू माँ आप तो इतना दिन ही दही बेचबे मतलब सासू माँ आप इतना दिन तो दही बेचे, अब आप जो है घर बैठ जाइए और मैं दही बेचने चले जाती हूँ। तो सासू माँ ने बोली कि अच्छे बहू चले जाइए आप, कभी कभी मैं भी चला जाया करूंगी। तो नगजम्मा दही बेचने के लिए निकल जाती है और रास्ते में एक दिन जब सासू माँ ने उसको बोला कि आप चले जाइए, मगम्मा ने जब नगजम्मा को बोला ठीक है तुम बेचने चले जाओ और कभी कभी मैं भी चला जाया करूंगी। तो एक दिन जब नगजम्मा दही बेचने के लिए जा रही थी तो मगम्मा ने अपनी बहू के साथ एक दिन बोली
चलिए एक दिन मैं आपको सभी जगह दिखा देता हूँ। तो जा रही थी, उन्होंने रास्ते में, जब आपको जैसा कि हमने बताया कि अमराई का कुआं था, इस रास्ते से होते हुए बंगलुरु जाती है और बंगलुरु जाते हुए रास्ते में माँ जी से भेंट करते हुए जाती है। तो उन्होंने, मगम्मा ने माँ से नगजम्मा की भेंट कराई, पहचान कराई कि ये मेरी बहू है, अब से यही दही बेचने के लिए आया करेगी। उन्होंने माँ जी को ऐसा बताया। अब उन्होंने नगजम्मा को सारा चीज दिखाई दिया, ऐसे ऐसे वैसे वैसे, यहाँ जाना है, वहाँ ऐसे बेचना है, ये अपना कस्टमर है, जैसा कि आपको पता होगा, ये अपना कस्टमर है। अब फिर से मतलब नगजम्मा अब अकेली जाया करने लगी। तो नगजम्मा ने रास्ते से जब एक दिन माजी से भेंट करते हुए जाती है, माजी से भेंट करते हुए जाती है, तो माजी ने सोची, मगम्मा तो सब दिन अपनी घर के बारे में हमको तो बता ही रही थी, अब देखते हैं नगजम्मा के मन में क्या है, उससे भी पूछते हैं। उन्होंने भी सासू माँ की बहुत बुराई की कि वैसे वैसे सासू माँ है, अब क्या कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। आपको बहुत शॉर्ट तरीका में हमने आपको समझाने की कोशिश की, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कि ऑब्जेक्टिव, इतना सारा जो ऑब्जेक्टिव हमने आपको बोर्ड पे लिखा दिया है, जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सारा लिख रखा है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत वीवीआई जिसको बोलते हैं ना, मोस्ट वीवीआई वो है। अगर आप इतना सारा अगर आप कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव, तो समझिए कि आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, खास करके इस चैप्टर से। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बता रखा था कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हैं। कौन है? श्रीनिवास जी हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि श्रीनिवास जी का जन्म, जैसा कि हमने आपको बताया रखा था कि श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीनिवास जी का पूरा नाम है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो मास्ती मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या नाम है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? किस भाषा से अनुदित कहानी है? आप लोगों को दोस्तों मैंने शुरू में ही बता दिया था कि दही वाली मगम्मा भाषा जो है वो उड़िया भाषा की है, सॉरी, कन्नड़ भाषा का है। कौन सा भाषा का है? कन्नड़ भाषा का है। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी तुरंत हमने बता दिया है कि श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। और आपको मैंने शुरू में भी बताया था कि श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर पे। 5, रंगप्पा था, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? एक जुआरी था। क्या था? एक जुआरी था। मगम्मा की बहू कौन थी? मगम्मा की बहू कौन थी? नगजम्मा। कौन थी? नगजम्मा। मगम्मा किस कहानी की पात्रा है? मगम्मा किस कहानी की पात्रा है? मगम्मा किस कहानी की पात्रा है? दही वाली मगम्मा। मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? बंगलुरु शहर में। कौन शहर में? बंगलुरु शहर में। मगम्मा ने बिहार में बहू को क्या दी थी? मगम्मा ने बिहार में बहू को क्या दी थी? कर्णफूल, कड़े, झुमकी, उपर्युक्त सभी। मगम्मा ने अपनी बहू को शादी में इनमें से तीनों चीज दे रखी थी, इसलिए इनका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर डी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। रंगप्पा किससे कर्ज मांगता है? रंगप्पा किससे कर्ज मांगता है? तो मगम्मा से। किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा? किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा? मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। हमने आपको कहानी में भी बताया था कि रंगप्पा
जब मगम्मा का पीछा करते हुए अमराई के कुआं के पास जाता है तो रंगप्पा ने मगम्मा का हाथ पकड़ लेता है। तो मगम्मा ने अपने मन में सोचा कि मेरा हाथ आज तक कभी नहीं, इतनी जोर से कभी नहीं पकड़ा और रंगप्पा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो उन्होंने सोचा कि ये गलत इरादे से मेरा हाथ नहीं पकड़ा है, बल्कि यह पैसे की लालच में मेरा हाथ पकड़ा है। तो किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा? मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा दही बेचती थी। तो इनका आंसर हो जाएगा सी। मगम्मा से पान किसने मांगा? मगम्मा से पान किसने मांगा? नगजम्मा। किसने मांगा? मगम्मा से पान किसने मांगा? नगजम्मा। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगम्मा अपना मिठाई अपने पोता के लिए ले जा रही थी। नगजम्मा मगम्मा की कौन थी? नगजम्मा मगम्मा की कौन थी? बहू थी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ है? शहर में। कहाँ है? शहर में। मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को अपनी बहू नगजम्मा से विवाद था। किससे विवाद था? अपनी बहू नगजम्मा से विवाद था। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर में नगजम्मा नाम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर है हो जाएगा बहू से। आंसर क्या हो जाएगा? बहू से, बी। मगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? मगम्मा जो अपनी बहू नगजम्मा से विवाद हुआ था, किसके कारण हुआ था दोस्तों? अपनी पोते के लिए विवाद हुआ था। किसके लिए विवाद हुआ था? अपनी पोतों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? हमने दोस्तों आपको शुरू में ही बता दिया है कि दही वाली मगम्मा जो है इसके लेखक श्रीनिवास जी हैं, और यह जो लिखे हैं श्रीनिवास जी कन्नड़ भाषा में लिखे हैं। कहाँ की भाषा में? कन्नड़ की भाषा में लिखे हैं। श्रीनिवास जी कर्नाटक के रहने वाले थे और इन्होंने यह कहानी कन्नड़ भाषा में लिखा। बल्कि आज जो हम बिहार बोर्ड में इसको पढ़ रहे हैं दही वाली मगम्मा हिंदी में, तो इसको किसने अनुवाद किया हिंदी में? तो इसको अनुवाद किया बी आर नारायण जी। कौन अनुवाद किए? बी आर नारायण जी। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो दही वाली मगम्मा। अबलूर के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? अबलूर के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? तो कौन हो जाएगा? आंसर ए, मगम्मा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न नंबर, चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मगम्मा किस गांव की रहने वाली थी? जैसा कि हमने आपको बताया थी, मगम्मा एक अबलूरू के निकट बैंकटपुर की रहने वाली एक महिला थी जो कि दही बेचती थी। तो इस प्रश्न में लिखा हुआ है मगम्मा किस गांव की रहने वाली थी, तो आंसर हो जाएगा आपका अबलूरू के पास किसी गांव की। अबलूर के पास किसी गांव की। क्वेश्चन नंबर 22। श्रीनिवास जी किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है? तो श्रीनिवास जी साहित्य के किस सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है? तो आपका आंसर हो जाएगा कन्नड़ साहित्य। कन्नड़ साहित्य। जैसा कि हमने आपको बताया कि श्रीनिवास जी जो है कर्नाटक के रहने वाले हैं, वो जो है इस दही वाली मगम्मा कहानी एक कन्नड़ भाषा में लिखे हुए थे। तो इस कहानी को बी आर नारायण जी ने हिंदी में अनुवादित कर दिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास जी किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर डी, कन्नड़ साहित्य। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो किसने कहा? तो नगजम्मा की एक सासू माँ थी जिसका नाम था मगम्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर ए, मगम्मा ने। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो आंसर हो जाएगा इसका मजबूरी से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, क्या हो जाएगा? मजबूरी से। क्योंकि मगम्मा के पास बहुत सारे पैसे हो गए थे और वो अपना पैसा रंगम्बा को दे देना चाह रही थी जो कि एक जुआरी था। तो नगजम्मा ने सोची कि अगर वो पैसा उसको दे देती तो ये पैसा उस गलत आदमी के हाथ लग जाता। तो मगम्मा ने इतने सारे मेहनत करके इतने जो पैसे इकट्ठे किए तो वो दूसरे के पास चले जाता। इसलिए नगजम्मा ने अपने पुत्र को
माजी के पास भेजा और इस झगड़े को खत्म किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मजबूरी से, पैसे के लोभ में नगजम्मा ने अपने पोते को भेजा और मगम्मा का सारे पैसा हथियाने के लिए कोशिश कर रही थी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं है, जैसा कि दोस्तों हमने इस अमराई का कुआं जो प्रश्न लिखा है इससे पहले हमने आपको बताया, जो कि आंसर मैंने लगाया था शहर में। आपको मैंने कहानी बताया था कि शहर में नहीं बल्कि रास्ते में है। जब मगम्मा दही बेचने के लिए जाती है बंगलुरु, तो ये कुआं रास्ते में पड़ता है। तो आंसर मैंने आपको उस जगह गलत बताया था, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं अमराई का कुआं कहाँ है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, रास्ते में।